नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करते हैं इग्नू की एक किताब है जिसकी पहली जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ उसका नाम है BHDLA 135। BHDLA 135 हिंदी भाषा विधिक प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छी किताब है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे एक वीडियो में। और एक वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पहली जो इकाई है उसमें क्या क्या दिए हैं। पहला दिया है हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय, हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी का प्रयोजन मूल स्वरूप, विज्ञान के विषय का बोधन, संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग। उसके बाद दिया गया है आपके समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध का परिचय और भाषा शैली लास्ट दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी वीडियो अगर आप मेरा देख रहे हो तो स्किप करके या दौड़ा के मत देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ टू द पॉइंट ही बताऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा समय लेने वाले में से नहीं हूँ कि वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। जैसे उद्देश्य इसका क्या है, प्रस्तावना क्या है, भाषा लिपि क्या है, लिपि के फायदे, लेखन विधि, वर्णों का मानक स्वरूप, लेखन की कठिनाइयाँ और वर्तनी, ये है ये। और उसके बाद बात इसमें हम पढ़ेंगे वर्तनी के कुछ नियम, हिंदी लिपि की वर्तनी का मानकीकरण, सारांश, कुछ उपयोगी पुस्तकें और बोध प्रश्नों के उत्तर। देखिए, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसकी एक एक पॉइंट को ढंग से डिस्कस करेंगे। अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, उसका उद्देश्य क्या है। अगर हिंदी की लिपि और वर्तनी का अगर परिचय आपको जानना है, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, पहला ये पढ़िए। हिंदी भाषा के संबंध। इस इकाई में हम आपको हिंदी भाषा की लिपि और वर्तनी का परिचय दे रहे हैं। हिंदी की वर्तनी, वर्तनी सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है हिंदी को, क्योंकि बिना मीनिंग, बिना वर्ड पावर के आप कुछ नहीं कर सकते। आप पहली भाषा प्रयोग में लिपि के लाभों को बता सकेंगे कि भाषा प्रयोग में लिपि माने वर्तनी लिपि का लाभ क्या है, समझ सकेंगे, समझा सकेंगे, लिपि को स्पष्ट कर सकेंगे, देवनागरी लिपि को समझकर मानक वर्णों का इस्तेमाल कर सकेंगे, संयुक्त वर्णन को सही लिख सकेंगे, मानक हिंदी वर्तनी के नियम को अपना सकेंगे और वर्तनी संबंधी दोषों को दूर कर सकेंगे। यानी जो एरर्स होती हैं मीनिंग में, वो दूर कर सकेंगे, मीनिंग माने वर्ड पावर, और लेखन की कठिनाई को पहचान कर उनका निवारण कर सकेंगे। आगे बात करते हैं प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना ये जो किताब होती है इग्नू की, ये एकदम सिविल सर्विस मटेरियल होती है, आईएएस लेवल की। इसमें प्रस्तावना, संदर्भ, प्रसंग, बीच का व्याख्या, निष्कर्ष, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 3 मिनट वैसे भी आपका मैंने ले लिया है, लेकिन आपके लिए ही लिया है, क्योंकि हम किसी भी कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, इन दोनों माध्यमों से एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, भाषा क्या होती है। भाषा अपनी अभिव्यक्ति का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। जो हमारे विचार होते हैं उसको आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, जिसे हम मौखिक रूप से उच्चारित जो हम मौखिक या उच्चारित रूप से करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो यही भाषा हो गई। उन्हें हम लेखन द्वारा भी प्रकट करते हैं। अब देखिए, जो ये लिखी गई है ये भी तो एक भाषा है ना। जो लिखी गई है, जो आप देख रहे हैं इस समय वीडियो पे, तो ये लिखी गई ये भी भाषा है। तो ये भाषा है, ठीक है। उसके बाद क्या इन्होंने बोला है, यह कैसे संभव होता है, उच्चारण और लेखन में हम कैसे तालमेल बैठाते हैं। लिपि से हम उच्चारित भाषा को कागज पर मूर्त रूप देते हैं, यानी कागज पर लिखते हैं। जो हम बोल रहे हैं इसको कागज पे किसके द्वारा लिखते हैं, तो लिपि के द्वारा। तो जान गए आप। उसके बाद क्या होता है, उच्चारण। उच्चारण भाषा के मूल तत्व हैं। हम जो भी प्रोनाउंस करते हैं वही मेन है। इसे हम जानना, जैसे कि हम अगर बोलते हैं कलम, मान लीजिए कलम बोले, अब कलम उच्चारण किए तो ये कलम हो गया, तो यही आप लिखोगे कलम। लेकिन अगर कलम की जगह हमने उच्चारण कर दिया कमल, तो आप क्या लिख दोगे,
कमल लिख दोगे। तो ये मूल रूप हुआ ना कि जो आप उच्चारित करते हैं वही सही ढंग से उच्चारण करेंगे, तभी सामने वाला लिख पाएगा या आप लिख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद इन्हें जानना भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए आवश्यक है। इकाई 1 में हम लिपि का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। और इस पर इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है, हमने देखा होगा कि लोग एक ही वर्ण को भिन्न भिन्न प्रकार से लिखते हैं। हम क्या लिखें? इस संशय को मिटाने के लिए, वर्णों के लेखन की विविधता को समाप्त करने के लिए, जिसमें टंकण मुद्रण आदि में एक रूपता आ सके, भारत सरकार ने मानक देवनागरी लिपि का सुझाव दिया है। साथ ही वर्तनी के कुछ नियम बताए हैं। इनका पालन करने पर लिपि में एक रूपता और सीखना सिखाना सहज होगा। देखिए क्यों? अब आप सोचते होंगे ना कि एक ही चीज को विभिन्न रूप से, देखिए जैसे अब मैंने लिखा पहला, एक ही शब्द को हम भिन्न रूप, आप लिखते हैं संबंध, आपने इस लिखा, और लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो संबंध, हमने ऐसे लिख दिया, क्या गलत है? नहीं गलत है, दोनों सही है। तो भारत सरकार की जो देवनागरी लिपि का जो उन्होंने मानक दिया है, वो कहते हैं कि हम एक ही वर्ड को पकड़ें, एक ही वर्ड को पकड़ें जो कि हर जगह उसका मुद्रण किया जाए, मतलब वही लिखा जाए सभी के द्वारा। कोई अब जैसे कोई लिखता है दिनांक, दिनांक कोई ऐसे लिख देता है, अब हमको लिखना है तो दिनांक, हम ऐसे लिख दिए। तो देखिए कई तरीके से लोग लिखते हैं, जैसे कि हमको लिखना है पद्म, पद्म हम ऐसे लिख दिए। अब कोई लिखता है प द म, इसी में लगा के लिख देता है। तो ये भी तो हुआ ना, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो इन्हीं चीजों को मानकीकरण देने के लिए, मतलब एक तरीके से लिखा जाए। कोई भी हिंदी का जो देवनागरी लिपि है वो सिर्फ एक तरीके से लिखे जाए, तो जिससे क्या होगा कि आगे कंप्यूटर की लिखाई में भी, कंप्यूटर जानते हैं बाइनरी नंबर लेता है, टाइपराइटर से काम होता है, तो वो एक तरीके की लिखाई हो जाए। इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि देवनागरी लिपि का एक मानकीकरण हो, कि एक ही मानक हो उसका। अलग अलग लोग लिखते हैं तो उसमें कठिनाई होती है। उसके बाद क्या है, शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है। जानते हैं जो लिखते हैं वही वर्तनी है, वही वर्ड पावर है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग वर्तनी में गलतियां करते हैं। जैसे परिचय, अब देखिए ये परिचय तो गलत है, ये परिचय गलत है। परिचय क्या होता है? परिचय अगर आपको लिखना हो तो उसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए ना। देखिए ये है परिचय का सही रूप, ये है परिचय। परिचय का अगर सही रूप देखा जाए तो कौन सा है? ये है, ये है ना परिचय का सही रूप, ये परिचय, छोटी की मात्रा होती है। लिपि, समाप्त, ठीक है। अब समापक, समापत, हरियाणा में चले जाओगे तो वो पूरा चीज बोलते हैं, वो देवेंद्र नहीं बोलते, देवेंद्र बोलते हैं, देवेंद्र। जितेंद्र, जितेंद्र होता है, देवेंद्र होता है। स्कूल नहीं बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। समाप्त, अब समाप्त नहीं बोलते, समापत, ठीक है। तो इस तरीके को कई लोग गलतियां करते हैं, तो वही इनका कहना है कि जबकि इन सब शब्दों का सही रूप ये होगा, ठीक है, इन सब शब्दों का सही रूप ये होगा, ये होगा। तो आप भी ऐसी गलतियां करते होंगे, तो आप सोचते होंगे ना कि इन दोषों से कैसे बचा जाए। कुछ नियम हैं जिनमें हम वर्तनी के दोषों को कुछ हद तक पकड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम यह है कि सही उच्चारण को पहचानें, सही उच्चारण करें। सही उच्चारण क्या है? स्कूल, समाप्त, संबंध। तो इन सब के बारे में जानने के लिए हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप अगर करेंगे तो आप परेशान होंगे। देखिए जैसे कुछ शब्द दो तरीके से लिखे जाते हैं, उनका सही भी माने जाते हैं। जैसे गरम, बोलते हैं नहीं चाय गरम है या चाय गर्म है। बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर वैलिडेट, दोनों सही है। तो इन्हीं चीजों को परेशान होकर, जो इन्हीं चीजों को सरल बनाने के लिए इनका मानकीकरण जरूरी है। मानकीकरण माने एक ही शब्द हो, एक ही शब्द को कई तरीके से नहीं लिखा जाए, एक ही शब्द को एक ही तरीके से लिखा जाए, यही चाहती है। तो इन बातों को संदर्भ में लिपि, मानक देवनागरिक लिपि, वर्तनी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये था भाई हमारा एक तरीके से इंटरव्यू, या एक तरीके से ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन था। 9 मिनट लग गए इसमें, लेकिन आप याद करिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगली बात आती है अब भाषा और लिपि। ये पॉइंट था 1.1, 1.2 पे चलते हैं।
आप ये पाठ जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपके सामने मैं नहीं हूं, जैसे लगता है आप खुद पढ़ रहे हैं। भाषा और लिपि क्या होती है? यह कैसे संभव हुआ? यह कैसे संभव हुआ? मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो यह पाठ आप पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं ना। ये जैसे किताब आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद पढ़ रहे हैं। तो इस किताब को पढ़ने के लिए आपको क्या लग रहा है? जैसे लग रहा है कि कोई लेखक आपके सामने खुद बैठा है, अब वही पढ़ रहा है और आपको समझ में आ रहा है, यानी आप खुद पढ़ रहे हैं। लेकिन जो लिखित रूप दिया है, जिसने लिखित रूप दिया है, ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने बैठा है। ये कह रहे हैं कि आप यह पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपके सामने मैं नहीं हूं, फिर भी लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। सही बात है, लेखक आपसे बात कर रहा है, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, जैसे सामने बैठकर सुन रहे हो। यह कैसे संभव हुआ? आप भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं, आपके सामने छपे हुए अक्षर, इन्हीं अक्षरों से आप भाषा को उच्चारित रूप पहचान रहे हैं और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह हम लिपि के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। यहां पे पॉइंट याद करिएगा, देखिए, सॉरी, देखिए, ये लीजिए, बातचीत कर सकते हैं, उसे बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ना सुनना सुनने का दूसरा रूप है, यानी पढ़ना सुनने का दूसरा रूप है। लिपि के महत्व पर विचार लिपि के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें भाषा के महत्व पर विचार कर लेना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, भाषा का क्या महत्व होता है? जिस मानव समाज का बहुमुखी विकास निर्भर करता है, भाषा सभी मानव समाज के चौमुखी या बहुमुखी विकास पर निर्भर करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भाषा के बिना मनुष्य सोच तक नहीं सकता। ये बात सच है। आपको अगर किसी से कुछ मंगाना हो, बिना भाषा के कुछ कर सकते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सबसे पहली भाषा होती है मौखिक। आप किसी से कुछ मंगाएंगे, कैसे मंगाएंगे भाई? मौखिक। कैसे मंगाएंगे? भाई मेरे को पेन देना, मौखिक। मौखिक। दूसरी भाषा होती है लिखित। लिखित। लिखित कैसे होती है? आपने लिख के दिया, जैसे ऑफिशियल कार्यालय वगैरह में लिखते हैं, नहीं, लेटर लिख के देते हैं कि श्रीमान जी महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमें कुछ स्टेशनरी का सामान प्रदान किया जाए, क्योंकि हमारे पास स्टेशनरी के कुछ सामान या जो भी छपाई लेखन की सामग्री खत्म हो चुकी है, वह अत्यंत जरूरी है, कृपा करके इस पर मोहर लगाएं। लिखित हो गया। वही चीज। और सांकेतिक क्या हुआ? मान लो आपके पास जबान नहीं है और आपको लिखना नहीं आता, तो सांकेतिक है ना, कि ऐसे कर दिए, ऐसे पेन का आकार बना दिए, ऐसे ऐसे कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए इस पे लिखने के लिए, और मुझे स्केल चाहिए, तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। तो तीन ही। तो बिना भाषा के आपका तो विकास ही संभव नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिपिबद्ध भाषा या लेखन कला के उद्भव से ही भाषा का चरम विकास संभव है। समझ में आया आपको? लिपिबद्ध। देखिए, किसी भाषा को अगर मौखिक बोला जाए तो वो क्या होता है, वो कुछ ही दिन तक या कुछ ही लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर उसको लिख दिया जाए, मान लो कि मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, यहीं तक सीमित रही, 10 लोगों ने सुना, खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं उस पर किताब लिख दूं, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ये किताब अगर जिस जिस बच्चों तक जाएगी पूरे विश्व में जा सकती है। अखबार में लिख दिया तो पूरे विश्व में जा सकती है। तो इससे क्या होगा, भाषा का विकास चरम सीमा पर हो जाएगा। तो लिखना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा 1.2। अब क्या होता है 1.2 के 1 में? देखिए, लिपि के फायदे। अभी तक हम क्या पढ़े थे? भाषा और लिपि। अब बात करते हैं लिपि के फायदे। अब लिपि के फायदे क्या होते हैं? देखिए, स्पष्ट सी बात है, लिपि बिना कुछ नहीं है। लिपि बिना कुछ नहीं है। लिपि का फायदा क्या होता है? किसी चीज, किसी भी भाषा के विकास के लिए लिपिबद्ध जरूरी है। लिपिबद्ध होना जरूरी है। अब लिपि के फायदा क्या होते हैं, यहां से देखिए। देखिए, लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, तो वह लिखता नहीं था। पहले वो बोलता था, जैसे कि वेदों में, वैदिक काल में चले जाओ तो वहां पे बोल के ही काम चलता था, वो लिखते नहीं थे, लिखता नहीं था। संस्कृति के विकास के साथ साथ लिखना प्रारंभ हुआ। मनुष्य सबसे पहले क्या हुआ, ताड़ के पत्रों पर लिखना शुरू किया, फिर भोज पत्रों पर लिखना शुरू किया, गीली मिट्टी या पत्थरों पर लिखना शुरू किया,
जैसे कि अजंता की गुफाओं में चली जाइए तो वो चित्र बना बना कर लिखना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद कुछ संस्कृतियों में धातु पटल पर लिखने का प्रमाण मिलता है, जैसे ताम्रपात्र पर लिखने का प्रमाण मिलता है, ये इतिहास में आप पढ़ेंगे मिलता है। लेकिन प्राचीन काल में लिखना बहुत कठिन काम था, इसलिए उतना ज़्यादा लिखने का प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन परंतु मध्य युग में कागज आ गया, उसका उत्पादन प्रारंभ हुआ, छपाई प्रारंभ हुआ और लिखने का भी प्रचलन व्यापक रूप से शुरू हो गया। व्यापक रूप से शुरू हो गया, जिससे क्या होता था कि सभी लोग को लिखना पढ़ना सीखें, और लिखना पढ़ना से क्या हो गया, आदमी अशिक्षित नहीं रहेगा, उसका विकास होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। ऐसा क्यों? लिखने पढ़ने से ही ज्ञान का विस्तार होता है भाई, लिखने पढ़ने से ज्ञान का विस्तार होता है। हम यह भी क्या देखते हैं कि जो भाषाएं लिखी जाती हैं वे प्रगति करती हैं। देखिए संस्कृत जो है वो ज़्यादा लिखी नहीं गई, इसीलिए उस भारत में उसका सीमित रह गया हिसाब किताब। सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली भाषा इंग्लिश थी, इंग्लिश के ज़्यादा लोग यूज करने लगे। भारत में भी इंग्लिश इसलिए आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन रहा और लोग इंग्लिश पढ़ने में भी सरल होती है। उसके बाद हिंदी में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो रहा है। तो इनके कहने का मतलब है जो भाषा लिखी जाती है वही प्रगति करती है, उनको बोलने वाला समाज उन्नति करता है। अब आज हिंदी नॉर्थ ईस्ट में बहुत बोली जाती है, तो अब नॉर्थ ईस्ट में क्या, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो आप जानना चाहेंगे कि लिपि से समाज का विकास से क्या संबंध है। अब आता है मेन बात कि लिपि के फायदे क्या हैं, या लिपि के फायदे क्या हैं, लिपि की विशेषताएं क्या हैं, इससे क्या समाज को मिला है। देखिए लिपि क्या होती है, चलिए लिपि के फायदे। लिपि का सबसे बड़ा गुण क्या है, देखिए यहां पे, सॉरी, लिपि का सबसे बड़ा गुण, लिपि का सबसे बड़ा गुण विचार को सुरक्षित रखते हुए उसे समय से आगे बढ़ाना। हम बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है, लिखने पर उसे अस्थायित्व मिल जाता है, यानी वो किसी जगह सुरक्षित हो जाती है। हमने लिख दिया अपने विचारों को तो सुरक्षित हो जाती है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिट नहीं जाते हैं। आपने कहा तो आप मुकर भी नहीं सकते। आपने कहा कि भाई मैं तुझे जब वचन देता हूं, अब भाई सब लोग तो राजा दशरथ तो है नहीं, हरिश्चंद्र तो है नहीं कि बोल दिए तो हो जाएगा। तो इसलिए लिखना जरूरी था कि मैं तुझे वचन देता हूं कि तू अगर मेरा ये काम करेगा तो मैं तेरा यहां साथ दूंगा, लिखित रूप में। आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं अपनी जमीन आपके नाम कर देता हूं। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए, कल आप मुकर गए, आप जमीन नाम पे नहीं किए, तो इससे क्या होता है कि आप रजिस्ट्री करते हैं, उसको लिखित रूप में देते हैं कि यह जमीन मैं आपको फला फला डेट को इस संख्या, इस खाता संख्या, इस खतौनी नंबर से मैं आपको ये जमीन दान में लिख देता हूं और आपने इस जमीन के बदले मुझे पूर्ण भुगतान किया है। तो ये हो गया लिखित। तो इसका क्या होगा कि आप ये लिखने पर अस्थायित्व हो जाता है, लिखे हुए अक्षर की ध्वनि तरह मिट नहीं जाते हैं। आप अपने विचारों को खुद बाद में पढ़ सकते हैं, आप मुकर नहीं सकते इसका मतलब। इस कारण हम अधिक व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, थोड़े शब्दों में सारी बात को रखने का प्रयत्न करते हैं। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के स्वरूप में अंतर है, इस बारे में हम आगे पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसके बाद इसके और फायदा क्या होते हैं भाई। ये जो हमारी भाषा होती है लिपि की भाषा, लिप से भाषा यानी भाषा के माध्यम से हुए विचारों को सुरक्षित रखा जा सके, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी कारण हमारे पास पुराने जमाने की कृतियां सुरक्षित हैं, जैसे वेद, पुराण, इतिहास, कुरान, बाइबिल, ये सब सुरक्षित कैसे हैं भाई, ये लिखी गई है ना। अन्यथा अब वेद व्यास वेद लिख के चले गए, वेद लिख के जो चले गए, या महाभारत जो लिख के चले गए वेद व्यास जी, या श्री रामचरितमानस लिख के जो तुलसीदास जी चले गए, या रामायण लिख के वाल्मीकि जी चले गए, तो क्या हुआ, वो सुरक्षित है ना, वो लिपि के माध्यम से सुरक्षित है, तभी आप पढ़ पा रहे हो। नहीं तो वो चले गए तो ये भी चली जाती, अगर वो बोले हो तो केवल। तो यही कहना है कि वो रखी जा सकती, कृतियां सुरक्षित हैं। उस समय का ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है, ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं। इसी कारण मानव विकास करता है। मानव विकास के लिए लिपि आवश्यक है। विकास की यह कहानी हमारी संस्कृति है, लिपि के कारण हम संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरी बात। अब आती है तीसरी बात। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा सेशन है लेकिन अच्छा है,
आपको समझ में आएगी। तीसरी बात देखिए, बहुत डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ने का मतलब आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात, लिपि के माध्यम से हम संप्रेषण का विस्तार कर सकेंगे, यानी कम्युनिकेशन एक्सटेंड कर सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे, और बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग, 1000 लोग आपको सुन सकें, लेकिन अखबार में लिखे तो शायद लाखों लोग आपको सुन सकेंगे, लाखों लोग। जी, तो इनके कहने का मतलब है कि अगर आप बोलते हो तो कुछ ही लोग सुन पाते हैं, 2-4 हज़ार लोग या 1000 लोग, लेकिन अगर अखबार में वो चीज़ लिख के दिया जाए तो अरबों लोग, करोड़ों लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये था भाई, यहाँ तक ये लिपि के फायदे थे। अब बारी आती है 1.2.2 की, लेखन की विधि क्या होती है। देखिए, लेखन की विधि क्या होती है, लेखन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं लेखन क्या है, लिपि क्या है। हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में उन्हें पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से दिखाना ही लिपि है। अर्थात अर्थात सपोज करिए, आप, लिपि क्या है, हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में उसे पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से दिखाना ही लिपि है। जैसे अब क है तो क की एक क्या है, ये लिपि है। क एक आकार है, अब आकार में इसकी लिपि है, इसका उच्चारण क्या क्या बोला जाता है, क। इसी तरीके से ब है, इसी तरीके से स है। तो हर चीज का एक आकार है बोलने का, तो आप उसी आकार को देखकर उसी प्रकार से उच्चारण करते हैं, तो यही लिपि होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया काल, का, तो क में आ की मात्रा आ और ल, तो आपने क को फिर आ की मात्रा में बदला आ, तो यही निश्चित आकार हो गया। तो इनके कहने का अर्थात लिपि में उच्चारित ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित करते हैं, इन चिन्हों का वर्ण करते हैं। जैसे वर्ण प एक ध्वनि का प्रतीक है, इसी तरह ब किसी दूसरी ध्वनि का शब्द, इसी तरीके से ये हमारा एक तरीके से आकार है। उसकी बात क्या होता है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी भाषाओं की लिपि व्यवस्था एक जैसी हो। अब जैसे देवनागरिक लिपि है तो बाएं से दाहिने लिखी जाती है। मान लो एक कॉपी है, ये मैंने कॉपी बना दी, तो ये है इसका बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो देवनागरिक लिपि यानी हिंदी कैसे लिखी जाती है या इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, तो यहाँ से बाएं से शुरू होती है दाएं की ओर, बाएं से शुरू होती है दाएं की ओर। लेकिन अगर उसी तरीके से अरबी देखा जाए तो अरबी कहाँ से शुरू होती है, तो अरबी क्या शुरू होती है, अरबी शुरू होती है दाहिने से बाएं की ओर, दाहिने से बाएं की ओर, दाहिने से बाएं। तो इनकी व्यवस्था अलग हो गई। जापानी कहाँ से शुरू होती है, जापानी कहाँ से शुरू होती है, देखिए, अब जापानी अगर कहना हो कहाँ से शुरू होती है भाई, तो जापानी जो शुरू होती है वो ऊपर ऊपर से नीचे को। अब जापानी ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जापानी के बाद अगर चीनी की बात किया जाए तो चीनी वाले कैसे लिखते हैं, तो चीनी वाले क्या लिखते हैं, चीनी वाले ऐसे 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 ऐसे। सबकी लिपि व्यवस्था अलग हो जाती है। तो वही कहने का मतलब, सॉरी, वही कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि सारी लिपि व्यवस्था एक ही जैसी हो, सब अलग अलग होती है। ठीक है, तो यही कहना है कि जो भाषा होती है, जो लिपि होती है, इनकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं। सब लिपि की विधि अलग हो सकती है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे देवनागरी लिपि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के पहले रोमन लिपि के बारे में जानना होगा। रोमन लिपि और देवनागरिक लिपि में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है, देखिए, जो रोमन लिपि होती है उसमें कोई भी चीज सूक्ष्म नहीं होता, सब बराबर लिखे हो जाते हैं। जैसे ये रोमन लिपि है, देखिए कैसे, ये है हमारी रोमन लिपि। क्यों, अगर साहब को रोमन लिपि में कामता प्रसाद लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, क लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, क्या लिखेंगे, क, अ, आ, म, ता, आ, प, र, स, आ, द। माने इनका कहने का मतलब है कि पूरा डिटेल इनको लेना पड़ेगा। लेकिन देवनागरिक में क्या होगा, कामता प्रसाद लिखना हो तो बस क, अब क में आ की जगह नहीं लगाए, आ का एक मात्रा ले लिए का, फिर म की जगह काम, और ता में आ की मात्रा ले ली कामता, और वही प्रसाद। ठीक है, तो ऐसे लिख दी। तो देवनागरी लिपि, अब इनके कहने का यही मतलब है कि वर्णमाला की 11 ध्वनियों से निर्मित जो होती है, वर्णमाला में 11 ध्वनि होती है,
अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ और री, ठीक है, ये 11 ध्वनियां होती हैं, ठीक है। जबकि रोमन की 11 ध्वनियों को प्रयोग करने पर वर्ड बहुत बड़ा हो जाता है, वर्ड बहुत बड़ा हो जाता है। तो इनके कहने का मतलब है कि देवनागरिक लिपि में ये चीज़ें शॉर्टकट में छांट के लिखी जाती हैं, जिससे आपको पूर्णतः समझ में भी आ जाता है, जिसके आगे पूर्णतः आपको समझ में आ जाता है। तो यही इनका कहने का मतलब है, ठीक है। तो हाँ, जबकि रोमन में वर्णमाला की 11 ध्वनियों का प्रयोग करने के कारण शब्द बड़ा हो जाता है, जो अधिक स्थान घेरता है। इसीलिए देवनागरिक लिपि हिंदी के लिए अधिक सुगम, संक्षिप्त और वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है। आपने अभी लिपि की उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में जाना है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए, तो आपके ऐसे उत्तर आपको देने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम बात करेंगे देवनागरिक लिपि या वर्णों का मानक स्वरूप। आज के लिए इतना ही। ये आपका मतलब कि होमवर्क है, आप करके आएंगे। और सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, तभी हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।